हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही हम लोग आसानी से इसको सीख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शंस इज। सबसे पहले आप लोग बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। आपको इस रिएक्शन को देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? यस सर, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो इटार्ड रिएक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग लेते हैं इटार्ड रिएक्शन में टॉलिन, और इस टॉलिन का रिएक्शन हम लोग जो करवाते हैं 2CrO2Cl2, ठीक है, 2CrO2Cl2। यही तो आप लोगों ने पढ़ाई किया था ना। CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर हम लोग लेते हैं यहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप लोगों को बच्चों बताया था यहां पे बनता है एक इंटरमीडिएट। यहां पे दो मॉलिक्यूल जो है इस्तेमाल होता है क्रोमाइल क्लोराइड, इसी को कहा जाता है यहां पे बच्चों, इसी को यहां पे कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। इस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो टॉलिन का, तो बनता है एक यहां पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। OCrOH और Cl2 ऐसा, फिर एक O होता है, फिर Cr के साथ OH और Cl2। इसी को जो यहां पे हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं इसके केस में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, इसी को कहा जाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यही बनता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। देखिए तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन तो हुआ नहीं, गया काम से। बी ऑप्शन देखोगे CH, बिल्कुल CH, O Cr OH Cl2 का होल 2, देख सकते हो ना, OCr OH Cl2 का होल 2 को ओपन करोगे इसी प्रकार से दिखेगा। आपको आंसर यहां पे आ गया कौन सा? बी, बिल्कुल। और उसके बाद सी और डी तो आप देख सकते हो आंसर होगा ही नहीं। जब इसी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम लोग कर देते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस, इसको मैं हटा देता हूं, आंसर तो आप लोगों को मिल गया। बी यहां पे होने वाला है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम लोग करते थे हाइड्रोलिसिस, तो याद होगा कि जब हम लोग इसका किया करते थे हाइड्रोलिसिस, तो यही ब्रेक होगा ना, यही ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद यही O माइनस ब्रेक कर दीजिए। अब क्रोमियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और आप जानते हो वाटर का H+ O माइनस के ऊपर जाएगा, तो वाटर का H+ जैसे ही O माइनस के ऊपर जाएगा तो एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो यहां से आप निकाल दीजिए वाटर OH माइनस H+। जैसे वाटर यहां से बाहर हो गया बच्चों, आप इसके केस में कह सकते हो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में पहले हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग टॉलिन का रिएक्शन करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो दोनों O माइनस के ऊपर H+ जाएगा, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, एक निकलेगा OH माइनस, एक निकलेगा H+। वाटर निकलने के बाद बनता है बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है। इसमें भी आपको फिर से पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट ही, कि कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट होगा इस रिएक्शन में जिसका कि हम लोग करेंगे हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करेगा बेंजल्डिहाइड। यही फिर से पूछा जा रहा है। देखिए, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। बच्चों, आपको हमेशा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड का करते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि एक ही कार्बन पे जब 2 हेलोजन होता है उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, और अगर वहां पे कम से कम एक H है तो वहां पे फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड। और अगर जेमिनल डाइहैलाइड होता है और उस पे एक भी H नहीं होता है, सिर्फ दोनों साइड कार्बन होता है, तो बनता है कीटोन। और अगर एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन होता है, तो वहां पे जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि इसको देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में इसमें से कहा यह जा रहा है कि X की जगह पे कौन ऐसा होगा ABCD में जिसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो अगर हम X की जगह पे बच्चों ये लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ऐसा इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड।
तो अगर आप बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां से H+ निकलेगा, यहां से Cl- निकलेगा, यानी कि आप समझ सकते हो यहां पे SN1 पाथवे हो जाएगा और SN1 पाथवे होने के बाद फॉर्मेशन करेगा सिर्फ और सिर्फ बेंजाइल अल्कोहल, जबकि हमको बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनाना है, मेरे को बनाना है बेंजल्डिहाइड। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपको कह रहा है कि यहां पे दिया हुआ है 2,2 क्लोरीन, आपको मैंने अभी तुरंत बताया है, इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। चूंकि 2 हेलोजन है तो जितना हेलोजन होगा उतना आपको वाटर मॉलिक्यूल यहां पे लेना है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल 2 लोगे तो यहां से 2H+ और यहां से 2Cl- बाहर हो जाएगा 2HCl, और जैसे ही Cl- यहां पे बाहर हुआ तो जहां से Cl निकला है उसी कार्बन पे जाकर के वाटर का OH- ऐड होगा। और आपको हमने तुरंत अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में भी कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तो यहां से आपको क्या करना है, निकाल देना है OH- और एक निकाल देना है H+, और आप देखोगे इस तरीके से फॉर्मेशन जो कर देगा आपको बेंजल्डिहाइड। वाटर निकलने के बाद यहां पे देख लो ना, आप कहोगे कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि आंसर मेरे को आ गया, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। तो पहले हम लोग करते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन, तो जो बनाया यहां पे ये, इसको हम लोग कहते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड कहते हैं। उसी का जब आप करोगे हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करता है यहां पे बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको ऑप्शन दे दे कि सी का अगर हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, सी वाले का अगर हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है, जैसा कि बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर एक ही कार्बन पे 3-3 हेलोजन दिया हुआ है तो जितने आपको हेलोजन दिया हुआ है उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाना है, और उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे बाहर हो जाएगा 3HCl, बिल्कुल यहां से 3H+, यहां से Cl-, 3HCl बाहर हो गया, जहां से क्लोरीन निकला वहीं पे जाकर के ऐड हो जाएगा OH, यानी एक कार्बन पे कितने OH, 3 क्लोरीन है तो 3OH जाकर के ऐड होगा। और आपको पता होना चाहिए एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, यहां से निकल जाएगा एक OH- और एक निकल जाएगा H+, यानी कि जब एक कार्बन पे 3-3 क्लोरीन होता है तो यहां पे आप याद रखोगे कि फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, एक यहां से H+ निकला तो C+O और एक यहां से OH- रह गया। आप कहोगे कि जब एक ही कार्बन पे 3-3 हेलोजन होगा तो उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन करता है इसके केस में आप लोगों को क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब दो हेलोजन एक ही कार्बन पे होता है और वहां पे एटलीस्ट 1H होता है, वहां बनता है बच्चों एल्डिहाइड। जैसे कि एक दो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा देता हूं, अभी आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया आप लोगों को ऐसा CH3 CH Cl2 और कहा कि इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम में लिखा हुआ 2 मॉलिक्यूल नहीं रहेगा वाटर का, एग्जाम में लिखा हुआ सिर्फ वाटर रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे 2 हेलोजन है तो 2 हेलोजन है तो हमको लेना पड़ेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, जितना क्लोरीन है उतना OH आपको यहां पे जोड़ना है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 OH- यहां पे जोड़ेंगे, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होगा तो तुरंत यहां से OH- और H+ बाहर करिए, तो ये बन गया C+O और एक H यहां पे पहले से है। आपको मैंने सिखाया कि जहां कहीं भी अगर जेमिनल डाइहैलाइड है, मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है और वहां पे अगर एटलीस्ट 1H है, फॉर्मेशन करेगा एल्डिहाइड। लेकिन बच्चों अगर आपको दिया हुआ है जेमिनल डाइहैलाइड ही दिया हुआ है, लेकिन जिस कार्बन पे 2 हेलोजन है उस कार्बन पे एक भी H नहीं है, ध्यान से सीखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इसका जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो अब क्या होता है, यहां पे भी 2 हेलोजन है तो जितने हेलोजन है उतने OH- यहां पे आकर के ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग 2 OH को ऐड करेंगे और आपको पता चल चुका होगा 2HCl यहां से बाहर हो जाएगा, H+ वाटर का, Cl- यहां से, और वाटर का OH- यहां पे ऐड हो गया, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है तो यहां से करोगे डिहाइड्रेशन तो एक OH- और एक H+, जिसके कारण बच्चों अगर ये इंटरनल जेमिनल डाइहैलाइड है, अगर ये इंटरनल जेमिनल डाइहैलाइड है मतलब वहां पे एक भी H नहीं है तब फॉर्मेशन करता है कीटोन। लेकिन अगर एटलीस्ट 1H है उस कार्बन पे, यानी कि वो टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड है, फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड। और इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को पहले ही मिल चुका है, सेकंड नंबर यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर था। अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का रोजेनमंड रिडक्शन है। देखिएगा ध्यान से, आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फ्लोइंग रिएक्शन। इसमें एक ही जगह पे क्या होगा जिसका हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PDPSO4, तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, लेते हैं इसके केस में बेंजॉइल क्लोराइड, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि जब हम लोग बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDPSO4, तो यहां पे होता ऐसा है कि जो इसके केस में क्लोरीन है वो तो बाहर हो जाता है और वहां पे एक H का एडिशन हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन करता है यहां पे बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को यहां पे जो कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन। आप लोग बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं रोजेनमुंड। अरे भैया रोजेनमुंड नहीं है, ये क्या है, रोजेनमंड रिडक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होने वाला है बेंजॉइल क्लोराइड, ये एक रोजेनमंड रिडक्शन है। क्लियर है आप लोगों को, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जो लिया गया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। आपको कहा जा रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस इज, इसका जो नाम होता है बच्चों, इसको कहा जाता है थैलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, थैलिक एसिड। देखिएगा एक एक बातों को बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो दिया हुआ है मेरे को, इसको कहा जाता है थैलिक एसिड। और जब इस थैलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं अमोनिया के साथ, हमने यहां पे 2 मॉलिक्यूल क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके केस में आपको दिया हुआ 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। तो जितना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है उतना यहां पे लेना है अमोनिया मॉलिक्यूल। तो यहां पे अमोनिया क्या करेगा, जो बेस है वो एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करता है, और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करता है तो ये बन जाता है इसके केस में सबसे पहले O- NH4+, उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH4+। इसको क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले यहां पे कहा जाता है अमोनियम थैलेट। इसको कहा जाता है अमोनियम थैलेट, ध्यान रखिएगा। अब इस अमोनियम थैलेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट। अभी सिंपल हीट है, यहां पे स्ट्रांगली हीट नहीं है, सिंपल जेंटली हीट है इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा जब हीट करते हो, यहां से निकलेगा 2H, यहां से 2H, यहां से O, यहां से 2H, यहां से O, तो वाटर बाहर कर दीजिएगा। और वाटर बाहर करने के बाद जो बचता है ना, उसको आप लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, और बाहर हो गया इसके केस में वाटर। इसको यहां पे कहा जाता है थैलामाइड। क्या कहते हैं बच्चों, इसको यहां पे कहा जाता है थैलामाइड। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब देखिए मजा तो अब आएगा कि जब इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा हुआ है कि यहां पे करना है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो अगर आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग हीटेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फर्दर देखो यहां पे क्या होता है। यहां से एक निकलता है NH2-, बिल्कुल, और यहां से ये जो NH2 है उसमें से एक टूटता है H+ NH-, और यही NH- अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे दे करके यानी कि करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो यहां से NH2- निकालो, यहां से एक H+ निकालो, अमोनिया को बाहर करो, और जो बचता है उसको आप कंबाइंड करो बच्चों। यहां पे क्या बच गया, ऊपर बच गया C डबल बॉन्ड O, नीचे भी बच गया C डबल बॉन्ड O, ये तो दोनों बच गया। अब यहां से NH2 निकल गया, तो अब इसके केस में बच गया यहां पे NH, और इसको यहां पे आप ऐड कर दीजिए। इसको कहा जाता है थैलीमाइड। क्या कहते हैं इसको, इसी को यहां पे कहा जाता है थैलीमाइड, बिल्कुल इसी को कहते हैं थैलीमाइड। देख लीजिए आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। यहां पे जो इसका आंसर होने वाला है बी। पहले आप थैलिक एसिड का, इसका जो नाम होता है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, बनता है अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट का जब हीट करते हैं थैलामाइड, और थैलामाइड को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो बनता है थैलीमाइड। बहुत ही शानदार, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे समझ करके याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का जो लिया गया है बच्चों वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एकदम फोड़ कर रख दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कमांड हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर पे। देखिए इसमें से क्या कह रहा है, इन ए सेट ऑफ रिएक्शंस
एसिटिक एसिड यील्डेड ए प्रोडक्ट डी। ये जो एसिटिक एसिड दिया हुआ है इसका हम रिएक्शन स्टार्ट करके फाइनली जो सब रिएक्शन कर रहे हैं बीच में, उसके बाद लास्ट में यहां पे डी क्या बनेगा। सुनो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को यहां पे मैं सॉल्यूशन करके बताऊं पहले कि क्या क्या यहां पे हो सकता है, ध्यान दोगे। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है एसिटिक एसिड, और आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि अगर कहीं पे SOCl2 के साथ रिएक्शन हो, चाहे आपको PCl3 के साथ रिएक्शन हो, चाहे आपको PCl5 के साथ रिएक्शन हो, आपको कुछ नहीं करना है। चाहे PCl3 हो, चाहे SOCl2 हो, चाहे PCl5 हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस कर देना है, यानी कि फॉर्मेशन करेगा इसके केस में एसिटाइल क्लोराइड। देख लीजिए, तो ए बन गया सबसे पहले हम लोगों का एसिटाइल क्लोराइड। अब ए जो बना इसका रिएक्शन करवाना है बच्चों बेंजीन के साथ। आपको यहां पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन कौन सा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बच्चों आपको पता चल गया होगा ये जो रिएक्शन का है वो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बिल्कुल, AlCl3 यहां से क्या निकालेगा Cl-, तो यहां से जब Cl- निकलेगा तो यहां पे क्या बनेगा कार्बोकटायन, ये बनेगा इसके केस में इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यानी एसिटाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन जब आप करोगे तो यही बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, तो यहां पे फॉर्मेशन करता है सबसे पहले एसीटोफेनॉन बनेगा। तो यहां पे सबसे पहले SOCl2 इस OH को रिप्लेस करेगा, एसिटाइल क्लोराइड ए बन गया। उसके बाद बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ESR होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3CO+। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। यहां पे फॉर्मेशन करेगा एसीटोफेनॉन, और इस एसीटोफेनॉन का रिएक्शन आप करवा देते हो HCN के साथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे होगा अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये जो है H+ जाएगा O- के ऊपर, बन जाएगा OH, और यहां पे एक CH3 रहेगा ही, और नीचे जाकर के अटैच्ड हो जाएगा CN। अभी आपको रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, यहां पे ये जो बना इसके केस में वो है B, और ये बना है C। अभी एक स्टेप और करना है बच्चों, याद रखना, फाइनली C का क्या करना है हाइड्रोलिसिस। यहां तक तो समझ गए ना आप लोग कि जब एसीटोफेनॉन का HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। H+ O- के ऊपर गया, CN- C+ के ऊपर गया, फॉर्मेशन कर दिया कोरोस्पोंडिंग साइनोहाइड्रीन। और उस साइनोहाइड्रीन का जब आप करते हो हाइड्रोलिसिस, तो याद करिए आप लोगों को जरूर पढ़ाया गया होगा क्लासरूम में कि साइनाइड का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, जहां कहीं भी अगर हम लोग साइनाइड का C≡N का करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है तो कहोगे कि वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ये OH रहेगा, ये तो CH3 रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देख लीजिए अब आपका यहां पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो मुझे जैसा कि दिखाई पड़ रहा है ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा यहाँ पे डी वाला। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। बिल्कुल देख लीजिए कहीं पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे क्वेश्चन को आप समझ समझ करके पढ़िए, सभी आप लोग क्वेश्चन को बना सकिएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है इसके केस में कि एल्डिहाइड कैन बी सेपरेटेड और प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग। किसको इस्तेमाल करके हम लोग एल्डिहाइड को या कीटोन को सेपरेट करते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि एल्कोहल से या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड हैलाइड से, एल्केन से, ईस्टर से, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, उसमें से मेरे को सेपरेट करना है किसको एल्डिहाइड को या कीटोन को। तो कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, कैसे एल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफाई करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले जहां कहीं भी अगर क्वेश्चन में सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन की बात किया, सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की बात किया, तुरंत वहां पे आंसर आप लोगों को टिक करना है बच्चों NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एकदम से आप देख लीजिए ना, जहां कहीं भी अगर आप लोगों को सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किसका लिखा एल्डिहाइड का या कीटोन का, जैसे ही सेपरेशन प्यूरिफिकेशन एल्डिहाइड कीटोन का आया आपको आंसर मारना है NaHSO3, यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड। जैसे कि मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं यहां पे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो आप लोग जानते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का ये होता है स्ट्रक्चर, हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस,
और मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसा होता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहाँ पे O- और ये Na+ ऊपर चला जाएगा, ये Na+ ऊपर चला जाएगा, यहाँ एक H है और ये O- आकर के अटैच्ड हो गया, S डबल बॉन्ड O के साथ H, ऐसा बन जाता है। और फिर यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, अब हो जाता है इसके केस में प्रोटॉन ट्रांसफर। बिल्कुल यहाँ पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। जैसे इसमें से होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H+ यहां से पिक करता है और H+ पिक करने के बाद जो बनता है RCOH H और इसके केस में O S डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे हो जाता है ONA। तो जो भी एल्डिहाइड होगा उसका हम लोग कहते हैं कोरोस्पोंडिंग बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको यहां पे कहा जाता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पे करता है, जो कि यहां पे होता है बच्चों क्रिस्टलाइन। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में फॉर्मेशन करता है। और जैसे ये क्रिस्टल के फॉर्म में बना, इसको फिर से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और जो यहां पे बना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का, उस बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड के जो प्रोडक्ट बने हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यहां पे था एक R, यहां पे था H, देखो ना R और H है, उसके साथ एक क्या हो गया OH और एक क्या हो गया यहां पे OSO2Na। तो जो बना उसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, किसी एसिड के साथ हीट कर देते हैं या बेस के साथ हीट कर देते हैं। देखो ना बच्चों, OH OSO2Na यही बना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। जैसे इस बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड को आप एसिड के साथ हीट करोगे, यहां से निकाल दो एक पहले आप H+ और यहां से निकाल दो एक आप लोग O-, तो यहां से एक O, यहां से एक H और यहां से एक H, तो ये बच जाता है C डबल बॉन्ड O के साथ R और H। देखो ना बच्चों, RC डबल बॉन्ड OH, जिस एल्डिहाइड से आपने बनाया था बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, फिर से आपको पैरेंट कार्बोनिल मिल गया और यहां से निकल गया इसके केस में H2O, निकल गया यहां पे SO2 गैस और बाहर हो गया इसके केस में NaCl। चाहे आप चाहो तो इसी बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड को आप यहां पे हीट कर सकते हो बेस के साथ। तो जैसे इसको आप बेस के साथ भी हीट करते हो, तो यहां पे भी हम लोग कहेंगे एक निकलेगा H+ और एक निकल जाएगा Na2SO3, यानी कि पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन फिर से आपको रीजेनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और ये बाहर हो गया Na2SO3 और बाहर हो गया इसके केस में वाटर। तो जहां कहीं भी आप लोगों को सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की बात करेगा, आप यहां पे कहोगे आंसर होने वाला है NaHSO3, यानी कि बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का जो हम लोग यहां पे सेपरेशन फिर करते हैं HCl या फिर मतलब बेस के साथ या एसिड के साथ हीट करके, तो एल्डिहाइड कीटोन का जो हम लोग सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ NaHSO3 के द्वारा। आपको सिलेबस में यही पढ़ना है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ये है एक क्लीमेंसन रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 2011 में, 2011 में, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, याद है ना, धोनी का छक्का श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, वही वाला ये क्वेश्चन है 2011 का। पूछा जा रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके प्रेजेंस में होता है। तो बच्चों क्लीमेंसन जो रिडक्शन होता है ना, कोई भी आपको यहां पे ले लेना है एल्डिहाइड चाहे कीटोन, यानी कि मेरे को मतलब है सिर्फ C डबल बॉन्ड O से, और अगर इसका रिएक्शन आपको देता है जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहां पे जो C डबल बॉन्ड O होता है, यही C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में, और इसी रिएक्शन को यहां पे कहा जाता है, इसी रिएक्शन को यहां पे कहा जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा B। और बच्चों आपको बताऊं क्या, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग देता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट में लिख देता है कि सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसका हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं इसके केस में इथाइलिन ग्लाइकोल। बिल्कुल, इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हो, अब यहां पे पूछता है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, या कभी कभी इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं लिखेगा, सिंपल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कहेगा हीट करते हैं, इस रिएक्शन को यहां पे अब कहा जाता है उल्फ किश्नर
कौन सा किस्नर? इसको कहा जाता है उल्फ किस्नर रिडक्शन कहा जाता है, और ये भी यहां पे कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। बिल्कुल यहां पे कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ध्यान दीजिएगा, क्लेमेंसन में लेते हैं जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और उल्फ किस्नर में लेते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको कहते हैं उल्फ किस्नर। दोनों में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सारे एटम अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा CH2 में। बात क्लियर हो गया ना? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। मैंने पहले ही आपको इसका आंसर आउट कर दिया। देखो क्या कह रहा है इसके केस में, रिएक्शंस बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बच्चों आप लोग यहां पे देखने का कोशिश करोगे, बेंजल्डिहाइड हम लोग इसको कहते हैं, ये हो गया इसके केस में CH डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और इसका रिएक्शन जो मेरे को कराने के लिए कह रहा है एसिटोफेनॉन के साथ, तो एसिटोफेनॉन किसको कहते हैं? एसिटोफेनॉन कहते हैं, यहां पे एक होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ होता है यहां पे रिंग। आप ध्यान दोगे इसी को, नहीं तो डायरेक्ट आप सर्कल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे बने वैसे बनाओ। इसी को यहां पे कहा जाता है बच्चों एसिटोफेनॉन। अरे बच्चों यहां पे CH3 है, सिर्फ 2 H मेरे को निकालना है, इसलिए हमने यहां पे एक H को अंदर रखा, 2 को बाहर रख दिया। और यहां पे देखोगे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है डाइल्यूट अल्कली। तो आपने पढ़ाई किया होगा कि अगर कोई आपको ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जहां पे एक एल्डिहाइड ऐसा दिया हुआ है जिसमें अल्फा H नहीं है, और अगर एक में अल्फा H है, तो टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2। एक ऐसा हो सकता है कि इसका अपने साथ रिएक्शन हो जाए, या फिर इसका अपना इसके साथ क्रॉस रिएक्शन हो जाए। इस प्रकार का जब 2 एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करता है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट होना चाहिए, इसको कहा जाता है क्रॉस केनिजारो नहीं है, ये क्रॉस केनिजारो नहीं है, इसको कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे होगा? यहां से निकलेगा O और यहां से निकलेगा 2H। जिसमें अल्फा H नहीं है वहां से निकलेगा ऑक्सीजन, और जिसमें अल्फा H है वहां से निकलेगा 2 हाइड्रोजन एटम। जैसे ही ऐसा यहां पे बाहर हुआ तो ये हो गया रिंग। और देखिए क्या बचा बच्चों, जो बचा उसको लिख दो। यहां बचा CH, यहां बचा डबल बॉन्ड के साथ CH, और इसके बाद यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो गया इसके केस में रिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT का है, यही हो जाएगा आंसर। इसी को कहीं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिलता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO, इसके बाद हो जाएगा C6H5। तो ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, आंसर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल, इस रिएक्शन का नाम हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का जो लिया गया है वो है एल्डोल कंडेंसेशन का, लेकिन ये जो है ये है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसका कि आप लोग रिएक्शन भी याद रखोगे, निश्चित रूप से उसका प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी याद रखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी का वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है वहां पे, ठीक है? अब देखिए आपको पूछ रहा है कि ऑफ द फ्लोइंग व्हिच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सानॉन। देखो एक ही है, यहां पे एक ही कीटोन है सिर्फ, साइक्लोहेक्सानॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। हीटिंग जैसे लिखा हुआ है मतलब वाटर निकलेगा। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन में आप लोगों को करना क्या है, सुनिए। यहां पे बहुत ही सिंपल सा काम आप लोगों को ये करना है कि एक मॉलिक्यूल में से निकालना है C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन। बिल्कुल, जब आपको हीट यहां पे लिखा हुआ है तो एक मॉलिक्यूल में से निकालना है C डबल बॉन्ड O में से ऑक्सीजन, ठीक है? और देखिए दूसरे मॉलिक्यूल में से निकालना है अल्फा हाइड्रोजन को। तो दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा, और यहां पे जो बगल में अल्फा H है वो निकाला जाता है। अरे बच्चों C डबल बॉन्ड O के बगल में ये कार्बन अल्फा और इसके बगल में ये कार्बन अल्फा, उस दोनों में से कहीं से भी आपको 2H निकालना है। और जैसे आप 2H यहां से निकाल देते हो, आप देखोगे इसके बाद इसका आप कपलिंग कर दीजिए। तो कपलिंग करने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से ये कंबाइंड कर जाता है, और यहां पे नीचे C डबल बॉन्ड O तो बच ही गया ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। आप देख सकते हो प्रोडक्ट आपको बन गया, यानी कि आंसर यहां पे कौन सा आ गया, ए के अलावा कुछ नहीं। आप कहोगे सर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या? अरे जैसे मन है वैसे लिखो। आपको अगर मन है ऐसे करके लिखने का लिखो ना। आपको साइक्लोहेक्सानॉन में से
एक साइक्लोहेक्सानोन में से निकालना है ऑक्सीजन और दूसरे साइक्लोहेक्सानोन में से निकालना है 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम को। ऐसे आपको बस कर देना है, H2O आपको बाहर करना है और जैसे इसमें से H2O को बाहर कर दिया, अब आप देखोगे यहां पे फॉर्मेशन करेगा रिंग के साथ डबल बॉन्ड और यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O, बात को खत्म हो गया। प्रोडक्ट आप ऐसे बना सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग कराते हैं साइक्लोहेक्सानोन का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बात क्लियर हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आप लोग लेकिन बना सकते हो इसको। जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते थे अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, तो याद होगा हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते थे तो बनता था इमीन, 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाते थे तो बनता था सिफ बेस, और हाइड्रोजन के साथ करते थे तो बनता था हाइड्राजॉन। अगर हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ करते थे तो बनता था ऑक्जाइम, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते थे तो बनता था फिनाइल हाइड्राजॉन, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते थे बनता था 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवाते थे बनता था सेमी कार्बाजॉन। याद है ना। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ ए प्राइमरी एमीन एज। जैसे कि अगर मेरे को दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड O, इसको यहां पे कहा जाता है एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर आप लोगों को दिया हुआ है कोई भी प्राइमरी एमीन के साथ, बिल्कुल ध्यान रखोगे 1 डिग्री एमीन के साथ अगर आप लोगों को रिएक्शन दिया हुआ है तो करना क्या होता है, सिंपल तरीका है, यहां से O निकालिए, यहां से 2H निकालिए, तो एल्डिहाइड से O निकाल दिया और प्राइमरी एमीन से 2H निकाल दिया, जो बच्चा उसको कंबाइंड कर दीजिए RCH डबल बॉन्ड N के साथ R। देखो बच्चों, अगर कहीं पे R की जगह पे जो भी होगा यहां पे रहेगा, अगर यहां पे आपको R के जगह पे जो NH2 के साथ R है उसमें कोई भी एल्काइल रहेगा या फिनाइल रहेगा या साइक्लो एल्काइल रहेगा, तो अगर R के जगह पे कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी एल्काइल रहेगा या फिनाइल रहेगा या साइक्लो एल्काइल रहेगा, उसका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो आप रिएक्शन करके बनाते हो प्रोडक्ट, उसको कहते हैं N सबस्टिट्यूटेड इमीन, और उस N सबस्टिट्यूटेड इमीन को ही यहां पे कहा जाता है सिफ बेस। तो याद रखिएगा आप लोग, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर आप लोगों को प्राइमरी एमीन के साथ दिया हुआ है, आप कहोगे कि जो आंसर होता है N सबस्टिट्यूटेड इमीन, उसी को कहा जाता है सिफ बेस। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो बच्चों, है ना आसान, बनता है ना आप लोगों से। आपको कह रहा है कि RMgX, मतलब इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल, ये जो दिया हुआ है मेरे को RMgX यानी कि Mg+R-, इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका रिएक्शन करवाना है मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो नीचे C डबल बॉन्ड O बाकी है तो RC डबल बॉन्ड O, यहां पे O-, इसके बाद यहां पे Mg+X, ये तो रह जाता है इसके केस में, यही तो बना। और फिर जो कह रहा है कि यहां पे RMgX का रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो Y बनता है उस Y का करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे इसका हम लोग करते हैं अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इसका H+ जाता है O- के ऊपर, यानी कि फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करता है फॉर्मेशन बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि देखो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज Y। Y क्या है इन द एबव रिएक्शन, यही तो बना है Y, यही तो है इसके केस में Y। आप कहोगे यहां पे Y जो आ गया इसमें, वो आ गया RCO- Mg+, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका D। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गया ना। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को मैचिंग वाला दिया हुआ है बच्चों, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी पूछने का आजकल ट्रेंड है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन करना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो आपको एक तरफ जो दिया हुआ है यहां पे, वो दिया हुआ है लिस्ट 1 और दूसरी तरफ दिया हुआ है लिस्ट 2। अब आपको मैचिंग करना है कि कौन सा रिएक्शन है। आखिरकार ए में जो दिया हुआ है बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और कैटलिस्ट के रूप में दिया हुआ है एनहाइड्रस LCl3 और क्यूपरस क्लोराइड। आपको ये पता होना चाहिए ये हेल्महोल्ट्ज-जेलेस्की रिएक्शन नहीं है। ये जो है ना बेंजीन का रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करते हैं बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है उसको कहते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। यस, यानी कि ए वाले का जो मैचिंग होगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि गेटरमैन कोच रिएक्शन होगा। और सेकेंड देखो यहां पे आपको पता है
कोई ऐसा एल्डिहाइड चाहे कोई ऐसा कीटोन जहां C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एक मिथाइल होता है, तो जिस C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एटलीस्ट वन मिथाइल होता है उसका रिएक्शन NaOX के साथ देता है, चाहे H2 प्लस NaOH के साथ देता है। इसको हम लोग कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पे थर्ड हो गया, यानी कि बी का आंसर जो यहां पे होने वाला है वो हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल। और उसके बाद देखिए सी में क्या है, यह है एल्कोहल, और इस एल्कोहल का रिएक्शन आपको दिया हुआ है कार्बोजिलिक एसिड के साथ। आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं कि जब भी हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोजिलिक एसिड के साथ करते हैं ईस्टर बनता है, और उसमें कार्बोजिलिक एसिड से OH माइनस निकलता है और एल्कोहल से H+ निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरीफिकेशन, बिल्कुल। तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर कार्बोजिलिक एसिड के साथ करते हैं इस प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहते हैं, यानी कि सी का आंसर जो होने वाला है इसको कहते हैं यहां पे एस्टरीफिकेशन। अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोनिक एसिड से एस्टरीफिकेशन होता है, 4 हो जाएगा। और ये पता है डी वाला, कोई ऐसा कार्बोजिलिक एसिड जिसमें कि एटलीस्ट 1 अल्फा H होता है, उसका रिएक्शन अगर हम लोग H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसको कहा जाता है HVZ रिएक्शन, यानी कि हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसको कहते हैं, यानी कि बच्चों डी का जो हो जाएगा यहां पे मैचिंग 1। देख सकते हो पहला रिएक्शन यहां पर है हम लोगों को गेटरमैन कोच रिएक्शन, यहां बनता है बेंजल्डिहाइड। सेकंड वाले में यहां पे बी वाले में जो हो गया ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन, जहां मिथाइल कन्वर्ट होगा CHX3 में, यानी कि हेलोफॉर्म में, और ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड में। और यहां पे अल्कोहल और कार्बोजिलिक एसिड का रिएक्शन एस्टरीफिकेशन कहलाता है, ईस्टर बनता है। और यहां पे एक H को हटा करके एक X यानी कि हेलोजन को जोड़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो गया ना? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप सभी बच्चों इसको फोड़ कर रख दोगे बहुत आसानी से, 1 सेकंड के अंदर आप लोग फोड़ कर रख दोगे, मुझे पूरा यकीन है। देखो इसमें से क्या कहा जा रहा है, द रिएक्शंस दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। कौन इसमें से बेंजोइक एसिड नहीं देगा? इसमें से आप लोगों को कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम, और आपको पता होना चाहिए KMnO4 चाहे K2Cr2O7 दोनों होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है कार्बोजिलिक एसिड में, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे ये प्राइमरी अल्कोहल है दोनों, और KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों यहां पे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि यहां पे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन बिल्कुल करेगा। यहां भी देखोगे तो बेंजाइल अल्कोहल का जब K2Cr2O के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे भी हम लोग कहेंगे कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बच्चों ये सी वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा फॉर्म रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। चाहे तो इसको लिख सकता है NaOCl, चाहे लिख सकता है Cl2 प्लस NaOH, Cl2 प्लस NaOH या NaOCl। तो होता क्या है, यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ जो अटैच्ड मिथाइल है, C डबल बॉन्ड O के साथ जो अटैच्ड मिथाइल है वही मिथाइल का क्लीवेज होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले हेलोफॉर्म में। क्योंकि यहां पे NaOCl है तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो कन्वर्ट होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड में। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड में। और फाइनली यही कारण है कि यहां पे सेकंड में लिखा हुआ है H3O+, वही जो O- Na+ यहां पे सॉल्ट बना है, इसी सॉल्ट का हम लोग करते हैं एसिडिफिकेशन। तो वही H+ देगा यहां पे O- को, और जैसे ही O- को H+ देता है आप कहोगे इसके केस में फॉर्मेशन कर देता है बेंजोइक एसिड। क्या करता है? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इसके केस में। उसके बाद देखिए आपको मालूम होनी चाहिए कि जो PCC होता है पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, या PDC जो होता है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये होता है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है बच्चों? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। तो यहां पे PCC के हेल्प से हम लोग जो कहते हैं
फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड और उसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इसका आंसर होगा डी। तो आपको यही पूछ रहा है कि द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ए बी सी में बेंजोइक एसिड फाइनली बन रहा है, लेकिन ये जो डी है इसमें पीसीसी है। पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाता है एल्डिहाइड, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी आंसर हो जाएगा उसका बेंजल्डिहाइड। यानी इसका आंसर हम लोग कहेंगे डी होगा, डी बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया गया है फिर से बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है रिडक्शन तो क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एल्कोहल बनता है। लेकिन बच्चों आप लोगों को जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा नहीं होता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तो कौन ऐसा ऑप्शन दे रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बी ऐसा ऑप्शन दे रहा है। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों का एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जेईई मेन में आया हुआ है। आप देखोगे इसमें से कह रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड when heated with CO2 under pressure at 125 degree Celsius yields a product which on acetylation produces C। यानी कि जो लास्ट वाला C है वो क्या बनेगा, आप लोग जानते हो। बच्चों आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ाई किया होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवाते थे हम लोग NaOH के साथ, तो क्या होता था, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होता था। OH माइनस यहां से H प्लस को पिक करता था, फॉर्मेशन करता था सोडियम फिनॉक्साइड। OH माइनस यहां से H प्लस पिक करके वाटर बाहर करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और उसके बाद याद होगा बच्चों, जब इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम लोग करवाते थे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहां पे फॉर्मेशन जो करता था वो फॉर्मेशन करता था यहां पे सैलिसाइलिक एसिड। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट यहां पे बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होगा कॉल्वेज रिएक्शन। और उसके बाद अब क्या करना है, Ac2O के साथ रिएक्शन करवाना है। जी हाँ, इसका Ac2O के साथ रिएक्शन करवाना है। Ac2O कहने का मतलब हो गया मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसको कहा जाता है Ac2O को। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, क्वेश्चन बन जाएगा। तो Ac2O का मतलब हो गया, Ac का मतलब एसिटाइल, एसिटाइल। CH3C डबल बॉन्ड O को Ac कहते हैं। तो CH3CO2 है, तो CH3CO2 है, तो यहाँ पे Ac2O और यहाँ पे O है बीच में, ऐसा लिखा। बच्चों इसके केस में ये जो फिनॉल का OH है वही यहाँ पे करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। आपको याद है जब हम लोग सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन करवाते थे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनता था, एस्प्रिन बनता था। वही यहां पे रिएक्शन है। तो इसके केस में हम लोगों ने क्या किया, इसके केस में O माइनस के साथ आप लोगों को जोड़ देना है C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे रख देना है COH। देखो ना, ये O माइनस के साथ COCH3 को ऐड कर दिया और नीचे रह गया इसके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नाम होता है बच्चों, इसी का जो पूरा नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। नाम लिखा है पूरा का पूरा हमने वहां पे, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। आप देखिए ऑप्शन मिला करके यहां पे आपको मिल जाएगा यही बी वाला ऑप्शन। इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं एस्प्रिन, या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये इसका नाम होता है। आंसर हो जाएगा बी। आप देखो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले कॉल्वेज रिएक्शन करा दीजिए, बना दीजिए यहां पे आपको सैलिसाइलिक एसिड, और जब सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बन जाता है इसके केस में एस्प्रिन, और एस्प्रिन का ही नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग कुछ क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन
कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो देखिए ये आप लोगों को कुछ दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। बच्चों आप लोग जानते हो ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, जिसको कि हम लोगों ने कहा था ऑर्थो इफेक्ट, और कहा था कि अगर किसी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ बिगर एटम या ग्रुप है वहां पे लगता है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों यहां भी ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी ग्रुप लगा हुआ है, मतलब 2 and 3 दोनों ज्यादा एसिडिक होगा 1 से, चाहे यहां पे लगा हुआ रहे डोनर चाहे लगा रहे एक्सेप्टर, ऑलवेज आपको कहना है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तब यहां पे दोनों में ऑर्थो इफेक्ट है, अंतर क्या है, यहां पे है -I और यहां पे क्या है +I, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I - M। आपको यहां पे होगा 2, उसके बाद होगा 3 और सबसे कम एसिडिक 1। इसी तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन आप देखने का कोशिश करोगे, इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें कि एक है बेंजोइक एसिड, उसके बाद बच्चों यहां पे जो दिए हुए हैं वो इस तरीके से ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड, और उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों वो दिया हुआ है मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड, और एक नेक्स्ट इसके बाद एक और आपके सामने दिया जा रहा है वो है पारानाइट्रो बेंजोइक एसिड। और आपसे पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों आपको सबसे पहले तो कह देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2, क्योंकि 2 में लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड, तो ज्यादा एसिडिक होगा 2। उसके बाद पारा पे NO2 का लगता है -M इफेक्ट, पारा पे NO2 का -M इफेक्ट, मेटा पे NO2 का -I इफेक्ट। जी हाँ, इसलिए 2 के बाद यहां पे जो होगा वो हो जाएगा इसके केस में 4, उसके बाद हो जाएगा 3 और सबसे कम एसिडिक होगा 1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में आप लोग प्रायोरिटी दीजिएगा। तो अगर आपको बेंजोइक एसिड दिया हुआ है तो ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2, उसके बाद मेटा पे -I लगेगा, पारा पे -M लगेगा, तो -M लगने के कारण ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू -I, इसलिए 4, उसके बाद 3, सबसे कम एसिडिक 1। क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ओके वेरी गुड। अब देखिए बच्चों उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन एक आपके सामने लेकर के आता हूं। ये अगर आपको दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, एकदम लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को देखिए, तभी जाकर के आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतना कलेक्शन होगा, और ये सब कॉन्सेप्ट इतना कलेक्शन हो जाएगा, आप यकीन रखिए यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है नीट एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ऐसा दिया हुआ है आपको 3rd में, ओके, और एक लास्ट यहां से एक और देता हूं, इसी बेंजोइक एसिड के पारा पोजीशन पे एक लगा देता हूं, अब OCH3, ये है 4। आपसे पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहली बात हम लोग कहेंगे ऑर्थो इफेक्ट। जी हाँ, ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद OCH3 मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगाता है, मेटा पे लगाता है -I, लेकिन पारा पे कौन सा इफेक्ट लगाता है, +M, पारा पे OCH3 +M लगाता है, जबकि पारा पे NO2 -M लगाता है, ध्यान रखिएगा। और अब यहां पे कहेंगे कि +M का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि -I का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2 ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद हो जाएगा 3 क्योंकि -I इफेक्ट बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसके बाद हो जाएगा 1 क्योंकि पारा पे लग रहा है +M, और +M के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, इसलिए आप देखोगे 2 के बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1, और सबसे कम एसिडिक यहां पे होने वाला है 4। क्या आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ गई ना? अगर आप इसको समझ में आ गए अच्छे तरीके से तो आगे देखिए एक से कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस और करना चाहिए, जैसे कि यहां पे देखिए ये दिया हुआ है हम लोगों को बेंजोइक एसिड। जब आज हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया है तो दम लगा के कर लेते हैं आज हम लोग पूरा का पूरा, जो भी होना होगा पूरा आर पार की लड़ाई आज ही के दिन है हम लोगों का, ठीक है। और उसके बाद इतना अगर आप कलेक्शन कर लेते हो नॉलेज का तो फिर आप कुछ क्लास नोट्स को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आप लोगों को तैयारी हो जाएगा। ये हो गया आपको एक ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, उसके बाद
एक यहां पे लगा देते हैं मेटा पे मिथाइल, उसके बाद एक ऐसा लगा देता हूं जिसमें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में पारा पे मिथाइल, ये दिया हुआ है 4। अब आपसे पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है बेंजोइक एसिड के केस में, वो देना है ऑर्थो इफेक्ट को, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पे जो होने वाला है वो होगा 2, बिल्कुल यहां पे 2 होगा मोर एसिडिक। उसके बाद देखिए यहां पे आपको चाहे लगा हुआ रहे ऑर्थो पे डोनर, चाहे लगा हुआ रहे एक्सेप्टर, कोई भी ग्रुप यहां पे लगा दे, चाहे डोनर चाहे एक्सेप्टर, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो वो आंख बंद करके कहेंगे मोर एसिडिक होगा। ओके ओके। अब यहां पे आते हैं मिथाइल मेटा पे कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो मिथाइल मेटा पे शो करता है ओनली प्लस आई इफेक्ट, ओनली प्लस आई इफेक्ट। लेकिन पारा पे क्या शो करता है, मिथाइल पारा पे शो करता है प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, बिल्कुल। तो पारा पे जो मिथाइल शो करता है प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जबकि मेटा पे शो करता है ओनली प्लस आई इफेक्ट। यही कारण है, पता है आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग गलती करते हो कि मिथाइल का पारा पे भी और मेटा पे भी प्लस आई ले लेते हो, जबकि प्लस आई लगता है सिर्फ मेटा पे, पारा पे हाइपर कंजुगेशन भी लगता है, समझे कि नहीं। इसलिए मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है पारा पे कंपेयर टू मेटा। अक्सर बच्चा गलती करता है कि सर ये डिस्टेंस कम है, यहां पे ज्यादा लगेगा प्लस आई। अरे बच्चों यहां हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो पारा पे हाइपर कंजुगेशन भी लगता है, जिसके कारण कि मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है पारा पे कंपेयर टू मेटा। इसलिए 2 के बाद हो जाएगा 1, क्योंकि चाहे मेटा हो चाहे पारा हो दोनों में डोनर ही है। तो ऑर्थो इफेक्ट के बाद हो जाएगा 1, उसके बाद होगा 3 होगा मोर एसिडिक, क्योंकि यहां खाली प्लस आई लग रहा है, वीकर डोनर है, और यहां पे प्लस आई के अलावा हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है जो कि स्ट्रॉन्गर डोनर है। तो सबसे कम यहां पे हो जाएगा एसिडिक, इसके केस में 4, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से एक और बता देता हूं, यहां पे देखोगे ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन, एक यहां पे दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया हुआ है एक ऑर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है बच्चों इस तरीके से जहां की मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, और उसके बाद आपको एक दिया हुआ है जिसमें कि पाराक्लोरो बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना है एक बातों को, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है तो पहला प्रायोरिटी आपको हमेशा देना है ऑर्थो इफेक्ट को। किसको देना है, ऑर्थो इफेक्ट को हमेशा प्रायोरिटी देना है। यानी कि बेंजोइक एसिड के केस में चाहे लगा हुआ रहे डोनर चाहे लगा हुआ रहे एक्सेप्टर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर, बिल्कुल। अब यहां पे आपको पता है हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस एम पे, हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस एम पे। तो चाहे यहां पे मेटा पे हो चाहे पारा पे हो, मेटा पे और पारा पे सभी जगह लगता है इसका माइनस आई। क्या लगता है बच्चों, माइनस आई। इसलिए यहां पे 2 के बाद हम लोग कहेंगे 3 होगा। जानते हो क्यों, क्योंकि मेटा पे डिस्टेंस कम है माइनस आई ज्यादा लगेगा, पारा पे डिस्टेंस ज्यादा है माइनस आई कम लगेगा। अब माइनस आई माइनस एम जितना ज्यादा लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी कि 2 के बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, और सबसे कम एसिडिक यहां पे होगा 1, क्योंकि 1 में किसी प्रकार का कोई एक्सेप्टर ग्रुप नहीं लगा हुआ है। एक क्वेश्चन तो मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्योंकि 20 हो गया है, 21 कर लेते हैं। उसके बाद मैं अगले लेक्चर में रखूंगा एक और वीडियो इसके ऊपर, तो मजा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन के जो है ना पूरा धागा खोल के रख देंगे, समझा कि नहीं। एक एक क्वेश्चन का एकदम से धागा खोल के रख देना है बच्चों, पढ़ना है मन लगा करके। जितना हिम्मत लेकर के आप लोग पढ़ोगे और क्वेश्चन को एग्रेसिव लेकर के चलना है, इमोशनल नहीं होना है कभी भी, ठीक है ना। पढ़ना है एग्रेसिव होकर के, मन में उबाल रखना है, जुनून रखना है, तब जाकर के अच्छे से क्वेश्चन बनता है। एकदम लिबिर लिबिर करने से क्वेश्चन नहीं बनता है। शांत होकर के कुछ भी पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ऐसे नहीं होता है। पूरा एग्रेसिव होना होगा अपने जिंदगी के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति पूरा एग्रेसिव होकर के सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होता है अच्छे तरीके से। समझे बातों को, डरना नहीं है, मेरी बातों को सुनना है और फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर में एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का रखता हूं, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन है। वो इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें कि आप देखोगे ये है एक बेंजोइक एसिड, बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन चूंकि नीट में आया हुआ है तो मेरा फर्ज है आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देना। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको ऐसा दिया हुआ है इस बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में
पारा पे दिया हुआ है OCH3, यह है थर्ड। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। आ गया ना आंसर? आ गया ना? इतना पढ़ने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब पे पारा पे लगा हुआ है। तो पारा पे NO2 का कौन सा इफेक्ट? -M। पारा पे OCH3 का कौन सा इफेक्ट? +M। अब +M इफेक्ट जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है और -M इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा 2, उसके बाद होगा 1 और सबसे कम एसिडिक होगा 3। तो आप कहोगे इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होने वाला है वो ऑर्डर हो जाएगा 2, 1, 3। समझ गए इन बातों को? क्योंकि इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। ओके, बात क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को बहुत ज्यादा ये हेल्प किया होगा वीडियो, और अच्छे तरीके से आप एक एक कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे। और इसी तरीके से आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बहुत आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, इतना ही रखते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहे। जो बनना चाहते हैं उसके प्रति आप लोग ईमानदार रहेंगे, काम करते चलेंगे तो जरूर बन जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।